अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज मैं सीएस 302 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ ट्रुथ टेबल्स, इनको कांसेप्ट के साथ समझाऊँगा, कुछ मेन डायग्राम्स जो कि पेपर में आ रही हैं, और उसके अलावा एक फुल पेपर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ वो आपके साथ शेयर करूँगा और उनके जवाब भी साथ शेयर करूँगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रुथ टेबल से। हमारे पास जो पहले 2 चैप्टर्स में है ना, वो ज़्यादातर इनमें से एक आधा ट्रुथ टेबल या फिर इनकी लॉजिक डायग्राम है, वो आपको पेपर में आ जाएगी। तो वो मैं आपको 6 अभी ट्रुथ टेबल है जो 7 तकरीबन 7 हैं। इनको तरतीब के साथ समझाऊँगा क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलते-जुलते हैं, आप इज़िली इनको याद कर सकते हैं। पहले हमारे पास कौन-सा आता है, गेटेड एसआर लैच। अब ये भी गेटेड है, उसके बाद एक गेटेड डी लैच आ जाता है। एसआर लैच में क्या होगा, 2 इनपुट होंगी, एक एस इनपुट होगा और एक आर इनपुट होगा। और आउटपुट आपको पता है QT प्लस 1 वो आउटपुट होगी हमारे पास। डी लैच में एक इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी QT प्लस 1 वाली। नेक्स्ट हमारे पास 3 होंगे पॉजिटिव नेगेटिव एज ट्रिगर्ड वाले। वो तीनों, एक ऐसा लैच होगा, एक डी लैच होगा, एक जेके फ्लिप फ्लॉप होगा। लैच नहीं, इसमें फ्लिप फ्लॉप आ जाते हैं। अच्छा, आपने अगेन देखना है एसआर लैच और डी लैच, और दूसरे में हमारे पास कौन से हैं, एसआर, डी और जेके, ये तीन होंगे। उसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप विद एसिंक्रोनस इनपुट के साथ आ जाएगा, और उसके बाद मास्टर स्लेव ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल ऑफ गेटेड एसआर लैच, जो मैंने पहले बताया था आपको। अब इसमें क्या है, ये एस की आपने इनपुट देखनी है। ये पहले वाले को एक दफ़ा हम छोड़ते हैं। एस की इनपुट हमने देखनी है, 0 है, फिर 0 है और दूसरी बार 1 और 1 है। किसी भी टेबल में जब आप इनपुट स्टार्ट करते हैं ना, तो वो क्या होती है, अगर 2 इनपुट्स हैं तो फिर 2 दफ़ा 0 और 2 दफ़ा 1 आ जाएगा, और अगर 3 इनपुट हैं, 3 दफ़ा 0 और 3 दफ़ा 1 आ जाएगा। ये चीज़ आपने शुरू में क्लियर कर लेनी है, क्योंकि आगे हम और भी करेंगे जिसमें 3 वाले, जिसमें 3 इनपुट होंगी, वो वाले भी करेंगे, तो ये चीज़ आपने पहले नोट कर लेनी है। अगर आपके पास 3 इनपुट आ रही हैं, तो आपने 3 दफ़ा 0, सबसे पहले 0 ही होता है, 3 दफ़ा 0 कर लेना है और 3 दफ़ा 1 कर लेना है। 3 दफ़ा 1 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो इनपुट देनी है हमने, उसमें हम 2 दफ़ा 0 कर लेंगे और 2 दफ़ा 1, 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1 और फिर 0, फिर 0। और तीसरी में क्या होता है, 0, 1, 0, 1, 0, 1। अच्छा, अगर चौथी लाइन भी आ जाएगी, चौथी इनपुट भी होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, 4 दफ़ा 0 आ जाएगा और 4 दफ़ा 1 आ जाएगा। 4 दफ़ा 0 आ गया और 4 दफ़ा 1 आ जाएगा। अच्छा, ये बढ़ गई है, तो इसके लिए फिर ये यहाँ से 0 से अगेन स्टार्ट कर दिया जाता है, और इधर 1, 1 और इधर भी 0, 1 आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 इनपुट हैं, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है 0, 0 और 1, 1 यूज़ कर लिया। और दूसरी इनपुट में हमने क्या किया, 0, 1, 0, 1। ये 2 इनपुट है, और ये साथ साथ में हमारे पास क्या है, एनेबल को आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं। ये एनेबल है कि हमारे पास एनेबल ओपन है या बंद है। अच्छा, एसआर लैच में हम क्या करेंगे, जब तो एनेबल 0 होगा, अगर तो एनेबल हमारे पास 0 आ गया, तो फिर एसआर एस जो भी हो, एस 0 हो या 1 हो, आर 0 हो या 1 हो, आपके पास जवाब वही रहेगा, मतलब क्यूटी ही रहेगा। आपने QT प्लस 1 करना है ना, तो ये QT ही रहेगा। अगर इसको आप वैसे याद करना चाहते हैं, तो हर टेबल की पहली लाइन है, ये 7 टेबल मैं करवा रहा हूँ, इनकी पहली लाइन यही होगी, 0 क्रॉस क्रॉस। क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या है कि यहाँ पे 0 आ जाए, 1 आ जाए, आपकी आउटपुट QT ही रहेगी। और दूसरे में क्या है, एनेबल जब 1 होगा, देन उसके ऊपर अमल होगा। वो अमल किस तरह का होगा, वो भी हम देखते हैं। एनेबल 1 है और SR 0, 0 है, मतलब दोनों इनपुट 0, 0, तब भी स्टेटमेंट वही रहेगी, QT ही रहेगी। नेक्स्ट है एनेबल 1 है, मतलब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, 0, 1, अगर 0, 1 होता है तो इसका जवाब 0 आएगा, अगर 1, 0 होता है 1 आएगा, अगर 1, 1 है तो इनवैलिड हो जाएगा। अब इसको आपने याद कैसे करना है, आपके पास जितने भी टेबल हैं, इसको एक दफ़ा रेज़ कर लेता हूँ। ये जो मैंने 7 टेबल भी करवाए हैं, इनमें तमाम में तकरीबन आपकी जो भी जवाब आना है ना, वो एस वाला आना है। मतलब एस वाला आप नोट करिए ना, 0, 1 है, 0, 1। सबसे पहला तो आपका आ जाना है, जैसे 0 क्रॉस क्रॉस, वो QT सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 जो मेन होंगे, उस ये 4 हर दफ़ा 4 जो मेन होंगे ना, उसमें पहला QT होगा और एंड वाला इनवैलिड होगा। दरमियान में किस चीज़ की आउटपुट आएगी, जो एस वाले हमारे पास जो होंगी इनपुट, वही उठा के आपने आउटपुट में लिख देनी है। अगर हम नेक्स्ट, ये था गेटेड एसआर लैच। अब हम डी लैच की अगर बात करें, डी लैच में क्या है,
वहाँ पे भी पहली वही है 0 और x। मैंने आपको बताया था एनेबल 0 होगा तो आगे D या SR जो भी है वो x आ जाएगा, मतलब उसमें 0 1 कुछ भी आ सकता है और इसकी आउटपुट क्या आएगी QT। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही इनपुट है D की, वो हमने 0 1 लिख दी और 0 1 एज़ इट इज़ वहाँ पे चला जाएगा, मतलब आउटपुट में भी 0 1 आ जाएगा। अब जैसे हमने बात की है ना SR लैच की, ये था गेटेड SR लैच। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज ट्रिग्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव एज ट्रिगर में पहुंच जाएंगे ना, उस वक्त आपके टेबल्स दो हो जाएंगे, मतलब सेम दो। उसमें मैं आपको वहाँ पे आपने एनेबल की जगह क्लिक लिख लेना है। ये भी मैं तीसरा बाद में करवाता हूँ क्योंकि इसमें मैंने सिंगल बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक आ जाएगा। क्लिक का आपने क्या करना है, वही चीज़ 0 1, यहाँ पे 0 1 का कंसेप्ट आ जाएगा जो कि एक्स एक्स हो जाएगा। इसमें भी हमने ना आधा लिखा हुआ है। अच्छा, क्लिक में क्या आएगा, 0 और क्रॉस क्रॉस आ जाएगा और 1 भी क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का टेबल है और ये नेगेटिव का टेबल है। आपको पता होगा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिग्ड जे के फ्लिप फ्लॉप है ये। इसमें हम क्या करेंगे, जो प्लस है उसमें 0 1 डाल के आगे एक्स एक्स ही आ जाएगा और इसमें भी 0 1 आगे एक्स एक्स या क्रॉस क्रॉस आ जाएगा और इसकी आउटपुट क्या होगी, क्यूटी। क्यूटी इसकी आउटपुट रहेगी। लेकिन जब एंड वाले, जो मैंने आपको पहले भी बताया, मेन एंड वाले 4 होंगे, उनमें आपने क्या करना है, पॉजिटिव वालों में जो ये एरो है, एरो ऊपर को रहेगा और नेगेटिव वालों में एरो नीचे की तरफ रहेगा। और जब इसकी इनपुट और आउटपुट की बात करेंगे, वो वही रहेगी 0 0 और 1 1। इधर भी 0 0 0 1 0 1। इसका जवाब क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि एस आर लैच में एस होगा और जे के लैच में जे होगा। इसका जवाब भी जे है और इसका जवाब भी जे होगा। ये जे इधर आ जाएगा। और बाकी इसकी क्या सूरत रहेगी, जे के फ्लिप फ्लॉप में आपका क्यूटी पहली आउटपुट होगी और क्यूटी का बार दूसरी आउटपुट होगी। ये दोनों सेम है, ये टेबल दोनों ही सेम रहेंगे। जस्ट इनमें फ़र्क क्या है हमारे पास, इसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका एरो नीचे की तरफ आ रहा है। ये हमारे पास कौन सा था, टेबल ऑफ एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। इसको अगर हम यहाँ पे हैंडआउट्स में देखें तो ये पेज नंबर बन रहा है 227। इसमें आप देख रहे हैं कि 0 1, ये तो पहली इनपुट हो गई और आगे क्रॉस क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल ऊपर को, अगर एरो ऊपर को है तो पॉजिटिव होगा, अगर एरो नीचे को है नेगेटिव होगा। अगर हम फोर्थ को देखें तो वो क्योंकि डी लैच था, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप था, तो उसमें इनपुट एक ही बनती है। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी कि 0 1, क्लिक वाला जो है वो 0 1 रहेगा और आगे क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। और क्योंकि एक ही इनपुट है तो फिर 0 1 आ जाएगा और एरो अगर ऊपर को है तो पॉजिटिव है, एरो अगर नीचे को है तो नेगेटिव है, बाकी सेम वही रहेगा। और इसमें भी जो इनपुट है वही इसकी आउटपुट आएगी। आप इन सब टेबल्स में देखेंगे, या तो एस वाली इनपुट होगा वही जवाब होगा, या फिर जे के फ्लिप फ्लॉप है तो जे वाली होगा, और अगर डी है तो डी तो एक इनपुट होती है तो डी ही आउटपुट में चले जाएगा। और ऊपर वाला जो मैंने मिस किया था वो इसलिए किया था कि उसमें मैंने टेबल एक ही बनाया है। सेम इसमें भी ऐसा ही है कि पहला 0 1 और आगे क्रॉस क्रॉस आ जाएगा और दूसरे में अगर तो एरो ऊपर को है। ये आपने टेबल, अगर आपको कह देना टेबल बनाना है तो आपने इस तरह बनाना है, एरो ऊपर को रखने हैं और वही 0 0 1 1 0 1 0 1 और ये एस वाली इनपुट आपने इधर रख देनी है आउटपुट में। और पहली क्यूटी होगी और दूसरी इनवैलिड होगी। अच्छा, ये जो क्यूटी और इनवैलिड है वो फ्लिप फ्लॉप में फ्लिप फ्लॉप कह रहा हूँ, एसआर लैच में है। अगर यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप होता तो जेके में इनवैलिड आएगा ही नहीं, जेके में क्यूटी और ऊपर बार आ जाएगा। अच्छा, ये तो थी पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव था। और नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव में क्लिक को आपने सिर्फ चेंज करना है। चेंज क्या करना है, वही 0 1 और एरो नीचे को रखने हैं। बाकी सारी सिचुएशन यही वाली होगी जो आपने यहाँ पे देखी है कि क्रॉस क्रॉस 0 0 1 1 सारी वही आएगी। जस्ट माइनस में यही फ़र्क पड़ेगा कि एरो नीचे को आ जाएगा। हर क्वेश्चन में यही फ़र्क पड़ेगा। तो हमने 2 गेटेड वाले भी कर लिए, एज ट्रिगर्ड वाले भी हमारा तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। 3 जो एज ट्रिगर्ड वाले थे वो भी हमारे मुकम्मल हो गए। उसके बाद आता है जे के फ्लिप फ्लॉप विद एसिंक्रोनस। अब इसमें क्या है, इसमें इनपुट ही चेंज हो जाती हैं। जैसे वहाँ पे एसआर लाया था, फिर जेके था या फिर डी वाला था, लेकिन यहाँ पे प्री और क्लियर ये आ जाएंगी इनपुट। अब प्री में क्या करना है, जो इनपुट हमने गिवन करनी है वो वही है 0 0 और 1 1। और सेकंड में क्या करना है 0 1 0 1। इसमें क्या होगा, क्यूटी प्लस 1 पहला इनवैलिड आ जाएगा। हमने जो पीछे देखे हैं एस आर लैच वाले वो इनवैलिड फोर्थ में थे और शुरू में वही सेम रहती थी, लेकिन यहाँ पे पहला इनवैलिड आ जाएगा क्योंकि ये ए साइक्रोनस इनपुट वाला है।
इसमें पहला इनपुट आ जाएगा और लास्ट वाला क्लॉक्ड ऑपरेशन आ जाएगा। ये आपने ऐसे ही याद कर लेना है। 4th क्लॉक्ड ऑपरेशन आ जाएगा और जो इसकी 1-0 फॉर्म है, मतलब इसकी जो आउटपुट है, वो इसमें क्लियर वाली आउटपुट आ जाएगी। मेरा ख़्याल है आप लोग इसको ईज़िली याद रख सकते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप विद एसिंक्रोनस है, वो इनमें से कुछ डिफरेंट है, जिसमें सेम तकरीबन उलट हो रहा है कि इनवैलिड नीचे था लेकिन ये ऊपर आ चुका है, और इसमें हम लोग देखते आ रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर में हम लोग इसको आउटपुट बनाते थे, लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड वाले को आउटपुट बनाया है। ये हो गया 6 और 7th आ जाता है मास्टर स्लीव। मास्टर स्लीव में भी कुछ चेंजिंग है। मास्टर स्लेव ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, इसमें क्या होगा, क्लिक में हम पहले रखते थे 0 और 1 और उसके बाद सिर्फ एरो रखते थे, एरो ऊपर या नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0-1 भी खत्म होके जस्ट पल्स लिखना है अपने चारों में, और बाकी वही रहेगी। जेके फ्लिप फ्लॉप है तो ज़ाहिर सी बात है 0-0-1-1, 0-1 0-1, और हर दफ़ा मैं आपको कहता रहा हूँ कि मेन ये 4 ही हैं, और 0-1 क्रॉस क्रॉस को हटा के ये 4 मेन थे ना, तो इनकी आउटपुट सेम आएगी। हमने अगर ऊपर जो भी टेबल पढ़ा है, जिसमें हमने पहला क्यूटी रखा था जेके में और दूसरा क्यूटी बार रखा था। जेके में हम हर दफ़ा क्यूटी बार रखेंगे, और अगर ऐसा आ रहा है तो उसमें हम लोग इनवैलिड रखते हैं, और इसका जवाब क्या आएगा, वही जे वाली जो इनपुट है वो आउटपुट में आ जाएगी। ये अगर आप लोगों ने याद करने हो, अगर यहाँ से मुश्किल हो रही हो तो फाइल भी आपको मिल जाएगी। वैसे अगर आप अपने क्या कहते हैं हैंडआउट से देखना चाहें तो ये आई थिंक 23 और 24 ये 2 लेसन है जिनमें से मैं ये करवा रहा हूँ, तो इनमें आपको इजीली मिल जाएँगे चैप्टर नंबर 23, 24। बाकी ये फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग फेसबुक ग्रुप में अपलोड मैं कर देता हूँ, तो वहाँ से खुद ही जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। जो हमारे टेबल्स थे, टेबल मुकम्मल हो गए हैं। अब इन्हीं टेबल्स की डायग्राम को भी एक दफ़ा देख लेते हैं, जो लॉजिक डायग्राम छोटी-छोटी हैं। इसके बाद बाकी जो सॉल्व पेपर करने वाला है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में करवाता हूँ, और ऑब्जेक्टिव के बारे में भी अभी काफ़ी, ये तकरीबन 16 पेज हैं, अभी तो हमने आई थिंक 2-3 पेज किए हैं, तो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो बात करते हैं लॉजिक डायग्राम की, तो लॉजिक सिंबल ऑफ गेटेड एसआर लैच, ये डायग्राम आपको पेपर में आ सकती है। इसमें क्या है, टेबल तो वही वाला है, ट्रुथ टेबल जो आपने पढ़ा है गेटेड एसआर लैच वाला। इसकी डायग्राम कुछ यूँ बनेगी कि इनपुट, कोई भी डायग्राम है ना, वहाँ पे 3 इनपुट्स जाएँगी आपकी। आगे भी काफ़ी डायग्राम्स आएँगी, और आपको मेन चीज़ बताऊँ कि आपको जो अब यहाँ पे जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा ना, वो आपको ये डायग्राम दे दी जाएगी। डायग्राम के अंदर ना एस है यहाँ पे लिखा हुआ, एस वहाँ पे वो मिस करके ए लिख देंगे या बी और रेड कर देंगे और पूछेंगे यहाँ पे क्या आना है। तो आपको बताना होगा यहाँ पे एस आएगा या आर आएगा। अगर तो आपको डायग्राम एसआर लैच की गई है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको भी पता है कि यहाँ पे एस और आर होगा, और एनेबल ईएन इसकी इनपुट है। तो अगर इन तीनों चीज़ों का पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ईज़िली बता सकेंगे एस, ईएन, आर। और अगर आपको कहा गया है कि ये डायग्राम जेके फ्लिप फ्लॉप की है, अब बताएँ यहाँ पे क्या आएगा? तो फिर क्या आएगा? यहाँ पे जे आएगा और के, इनपुट आप कहीं भी दे सकते हैं, जे, और यहाँ पे भी आप के दे सकते हैं। और नेक्स्ट आपकी इनपुट क्या होगी? क्लिक वाली सीएलके। अगर आप उन टेबल्स पे देखें तो हम जो इनपुट दे के आ रहे हैं वो क्लिक थी, सीएलके। जैसे ईएन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उनके टेबल में सीएलके था। और आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट क्यू और क्यू बार है, या फिर क्यू और इनवैलिड था लेकिन आप क्यू बार लिखेंगे। मतलब आपने एज़ इट इज़ इसको याद भी कर लें। अगर आपको कोई चेंज आती है तो आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जिसमें इनपुट्स यही 3 होंगी और आउटपुट क्यू, क्यू बार होंगी। आगे जाके इनपुट चेंज भी होती हैं, वो कुछ चैप्टर्स बाद होती हैं, वो भी मैं आपको उस तरह की डायग्राम भी बताऊँगा। मतलब अगर तो उन्होंने 3 इनपुट ही पूछी हैं तो ये होंगी, अगर 5 पूछ लेते हैं तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके हम डायग्राम की बात करेंगे, उसमें हम उसका भी ज़िक्र कर लेंगे। अगर आपके पास 2 इनपुट माँगी गई हैं लेकिन वो नीचे बता दिया गया होगा कि गेटेड डी लैच है, तो ज़ाहिर-सी बात है डी लैच में 1 इनपुट थी और एक साथ इनेबल था। और अगर आपको ये डायग्राम बनानी पड़ जाती है तो ये आप एज़ इट इज़ याद कर सकते हैं कि डी लैच में आपने ट्रुथ टेबल में देखा कि 1 इनपुट दे रहे हैं और एक साथ इनेबल दे रहे हैं, तो आपने ऐसे ही ड्रा कर देना है, और आउटपुट क्यू और क्यू बार में 2 आएँगी। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पे एक और भी है कि जो आउटपुट है, ये देखिए ये सिंपल लाइन है और इसमें एक गोल दायरा भी लगाया हुआ है। दायरा वहाँ पे आता है जहाँ पे क्यू बार हो, क्यू के ऊपर बार है ना, तो इसलिए दायरा लगाया गया है। ये भी आपको हर डायग्राम में ही यही चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे दायरा आएगा वहाँ पे आपको बार भी लगाना ज़रूरी है। दायरे को बार के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम एसआर लैच को अगर देखें, ये देखें, ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एसआर लैच में एस और आर इनपुट होगी और क्लिक इनपुट होगी। अच्छा, क्लिक के लिए भी इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है। ये अगर तो आपसे खुद पूछेंगे, मतलब कि जस्ट ये 3 चीज़ें पूछेंगे,
तो फिर बाकी सारी डायग्राम इन्होंने बनाई होगी, आपने जस्ट एस, आर, सी, एल के, या फिर एक डायग्राम आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। वो मैं आपको डायग्राम जैसे बता रहा हूँ कि वो आगे बात करेंगे। अभी हमने पहले 3-4 चैप्टर में जो ईज़ी डायग्राम और टेबल्स वगैरह थे, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आ रहे हैं। हम इनकी बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे एसआर लैच और सीएलके, यहाँ पे एसआर लैच और सीएलके की बात हो रही है। पॉजिटिव में उसने दायरा नहीं लगाया, नेगेटिव में उसने ये दायरा लगाया हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में भी ये डी फ्लिप फ्लॉप आ गया, तो उसमें वैल्यू डी होगी जस्ट इनपुट में, और बाकी वही चीज़ें होंगी। एस आर की जगह डी लिख देंगे, आर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप, वही आ गई हमारे पास। यहाँ पे डायग्राम्स जो शुरू वाली हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको इसी चैनल पे CS302, CS101, 504, 301, 201, 401, 601 और 211 MGT PHY 101 की भी वीडियोस मिल जाएंगी, मिड टर्म के हवाले से भी और फाइनल टर्म के हवाले से भी। इसके अलावा आपको बाकी तमाम मैं पेपर्स की ना वीडियोस बना के करंट पेपर्स की वो भी अपलोड करता रहता हूँ। तो करंट पेपर से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब पेपर बार बार रिपीट होते हैं ना, तो उनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट की। अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट पेज में मैं चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है मेमोरी। अच्छा, मेमोरी यूनिट्स में भी काफ़ी क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यू भी आ रहा है और 3 नंबर के क्वेश्चन भी यहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ इसकी बात करते हैं। हमारे पास मेमोरी यूनिट सबसे छोटा कौन-सा होता है? सबसे पहले तो हमारे पास छोटा सबसे मेमोरी यूनिट, ये एक एमसीक्यूज़ है कि बिट होता है। बिट हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है। अगर बिट से आगे चलें, बिट होता क्या है? ये 0, 1 की फॉर्म में जो हम लिखते हैं कुछ भी, उनमें ये एक 0 1 बिट है, और ये दूसरी बिट, तीसरी बिट, 4 बिट, तो ये 4 बिट बन जाएँगी। इतने से 4 लफ्ज़ों में 4 बिट बन जाएँगी। और 4 बिट किसके बराबर होती हैं? वो 1 निब्बल के बराबर होती हैं। ये 1 निब्बल है। और फिर अगर 8 बिट्स की बात की जाए, तो 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर है, मतलब कि 2 निब्बल 1 बाइट के बराबर बनेगी। इसको आपने इसी तरह देख लेना है। नेक्स्ट 1024 बाइट्स है अगर, तो वो 1 केबी बनेगी। केबी क्या होता है? 1 किलोबाइट। उसके बाद 1024 केबी है, वो 1 एमबी बनेगी, मेगाबाइट। 1024 एमबी है, 1 जीबी बनेगी, गीगाबाइट। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें के केबी का क्या मतलब होता है? आप लोग अक्सर इंटरनेट तो यूज़ करते होंगे, वहाँ पे हम कहते हैं हमारी स्पीड केबी की आ रही है या एमबी की आ रही है, या फिर हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो वो 10 एमबी की, 10 केबी की। तो वही चीज़ है यहाँ पे। हम केबी भी हम सुन लेते हैं, एमबी भी, जीबी भी आपने सुना होगा। जीबी से आगे जो होता है वो टीबी होता है। 1 टीबी में 1024 जीबी होता है। उसके बाद पीबी होता है, जिसको पेटाबाइट कहते हैं, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट पे जाके ये सिलसिला खत्म होता है। तो हमारी मेमोरी यहाँ तक होती है। आपको ये क्वेश्चन में भी यहाँ तक पूछा जा सकता है, मतलब टीबी या पीबी तक आपसे क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ पूछा जा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी डेंसिटी और कैपेसिटी के बारे में। ये भी आपको पेपर में आ सकता है। ईच मेमोरी अरे हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी टू सेव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अगर आपको 16K कहा जाता है, 16K आपके पास बुक में है, 16K मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये 8 बिट की बात हो रही है। हमेशा यहाँ पे सबसे स्मॉल यूनिट की बात होगी। अगर 8 बिट की बात हो रही है, तो 8 बिट बाइट के बराबर होता है। हम यहाँ पे 8 की जगह बाइट लिख सकते हैं। और 16K है। अब के यहाँ पे के कंप्यूटर में जो के यूज़ होगा वो 1000 के बराबर नहीं, वो 1024 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 16 को 1024 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 16,384 बाइट्स। अब इनको अगर हम बिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बिट 8 के बराबर होती है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। इन ईच केस द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज़ 13, 10, 72, मतलब इतनी आपके पास जगह होनी चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए इस नंबर को स्टोर करने के लिए। ये हमने एक कैलकुलेशन की है, इस नंबर को स्टोर करने के लिए हमें कितनी बिट्स की ज़रूरत है या कितनी सेल्स की ज़रूरत है। ये अगर तो आपके पास 3 नंबर या 5 नंबर का एमसीक्यूज़ आएगा, फिर तो वो आपको कहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हल करके दिखाएँ। तो वो आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है। अगर आपके पास एमसीक्यूज़ आता है, वो तो आपको जवाब जैसा पूछा गया होगा, वो आपने जस्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई बाई, अगर 8 है, तो उसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 8 बाइट कह के। अगर 16 मल्टीप्लाई बाई 4 है, तो वो 16 निब्बल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 निब्बल के बराबर होता है। ये लास्ट वाली जो होगी वो हर दफ़ा स्मॉल यूनिट मतलब बिट ही होगा। नेक्स्ट 16 के मल्टीप्लाई बाई 8, ये आपको मैंने ऊपर करवा दिया है, एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ये के लिखा हुआ है, अगर आपको समझ ना आ रही हो। नेक्स्ट है, ये मेन क्वेश्चन है यहाँ पे रीड और राइट का कंसेप्ट। यहाँ पे मैंने बनाई हुई है डायग्राम भी। ये आपको डायग्राम भी पेपर में पूछी जा सकती है। मेमोरी सिग्नल्स एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑन मेमोरी, तो इसके 2 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। अगर तो आपको
बेसिक ऑपरेशन पूछ लेता है तो सिंपल सी बात है कि इसने पढ़ना होता है और उसके बाद लिखना होता है। पहला काम इसका पढ़ना है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि पहले ये क्या करता है, रीड करता है या राइट करता है? तो पहले इसने पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद राइट करना है। 2 बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन मेमोरी। मेमोरी के ऊपर 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं वो भी हम ये डायग्राम में देखेंगे। अच्छा, ऑपरेशन कौन से हैं? पहला है रीड, रीडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का पढ़ना फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से इन्फॉर्मेशन का पढ़ना पहला ऑपरेशन है। और दूसरा राइट, राइटिंग ऑफ डाटा। अब इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद वो डाटा लिखता है टू दी मेमोरी, मेमोरी की तरफ। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या रीड करता है? हमारे पास ये मेमोरी है जिसके ऊपर 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक रीड का और एक राइट का। ये डायग्राम भी इसकी आपने इसी तरह बनानी है। अगर आपको रीड राइट की डायग्राम पूछ लेते हैं बनाने के लिए, यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट साइड से इसको एड्रेस बस आ रही होती है और इस बस का होता है इसके साथ कनेक्शन होता है, ये इसके साथ कनेक्ट हुई होती है और यहाँ पे इसके पास इंफॉर्मेशन होती है एड्रेस की। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है एड्रेस की, कि एड्रेस मतलब आपने ये पूरी मेमोरी में कहाँ पे इसको स्टोर करना है, मतलब कितनी मेमोरी है इसके अंदर एड्रेस लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे 010 लिखा है तो एड्रेस में भी यहाँ पे हो या जो भी इसका एड्रेस है तो वहाँ पे हमने मेमोरी स्टोर करनी है, राइट करना है डाटा। रीड हम करेंगे, एड्रेस जब हमारे पास आएगा तो ये डिकोडर है हमारे पास, ये डिकोडर है। डिकोड करने के बाद हमें पता लग गया कि हमने मेमोरी यहाँ पे रखनी है। अब यहाँ पे रखना क्या है, तो इधर से एक डाटा बस होती है हमारे पास, वो डाटा बस कनेक्ट होती है इसके साथ, जहाँ पे हमारे पास डाटा गिवन होता है। तो डाटा हमारे पास क्या है, 10101 जो भी डाटा है वो हम फिर यहाँ पे राइट कर देते हैं, यानी कि मेमोरी यहाँ पे राइट कर देती है। इसके ऊपर 2 बेसिक ऑपरेशन हो रहे हैं, डाटा रीड हो रहा है, इन्फॉर्मेशन रीड हो रही है और डाटा राइट हो रहा है। इन्फॉर्मेशन इधर से मिल रही है, एड्रेस मिल रहा है और ये डाटा इधर से लेके राइट कर रहा है। अब ये डायग्राम अगर तो आपको पेपर में पूछ ली जाती है तो आपने एज़ इट इज़ बना देनी है, जिसमें सिंपल सा काम है कि एक दरमियान में मेमोरी है, उसके ऊपर रीड और राइट का फंक्शन आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें रीड पहले है और राइट बाद में। सेकंड, आपको इधर से एड्रेस मिल रहा है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डाटा मिल रहा है, और डाटा को आपको पता है कि आपने जस्ट कनेक्ट करना है और डाटा वहाँ पे लिख देना है। और इधर लेफ्ट साइड पे एड्रेस डिकोडर है, जो आप जितने मर्जी एरो लगा के इसको मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट वाला सीन नहीं है। इनपुट आउटपुट वाली जो डायग्राम होती है उसमें आपको ज़रूरी होता है कि कितने एरो हैं, वो 8 होते हैं या 4, जितनी इनपुट्स होती हैं उतने एरो लगाने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे एरो का भी कोई सीन नहीं है, आपने कितने लगाने हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशन मेमोरी। एक डायग्राम आपने ज़रूरी देखनी है और एक याद रखना है कि रीड किस लिए होता है और राइट किस लिए होता है। और पहला फंक्शन रीड है, दूसरा ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन रीड है और दूसरा ऑपरेशन राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं रीड व्हेन द सिग्नल। ये भी एक मेन लाइन थी रीड के अंदर और राइट के अंदर। व्हेन द सिग्नल इज सेट टू हाई, जब सिग्नल हाई पे सेट हो जाते हैं तो इट अलाउज डाटा डाटा टू बी रीड फ्रॉम द मेमोरी, तो मेमोरी को रीड करने के लिए इजाज़त मिलती है। और जब सिग्नल इज सेट टू लो, जब लो होते हैं तब राइट किया जाता है डाटा। तो ये हाई लो वाला भी क्लियर कर लीजिएगा, मे बी आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। अच्छा, ये आपको एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, एप्लीकेशन ऑफ और भी, यानी कि 2 मेरे पास इस वक़्त 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये भी किसी न किसी को क्वेश्चन आया है। मुझे क्वेश्चन आया था एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर का, और एक स्टूडेंट था उसको एप्लीकेशन ऑफ, मुझे अब याद नहीं है, शायद लो हाई ट्रिगर्ड का आया था। वो भी मैंने इसमें लिखे हैं ये 4 क्वेश्चन। पहला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ जो शिफ्ट रजिस्टर है वो है जी सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर और कीबोर्ड एनकोडर। ये मे बी आपको एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाए। इसके बाद जो मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल है ना, वहाँ पे पैरेलल टू सीरियल है मल्टीप्लेक्सर में, वो हम आगे देखेंगे भी। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनमें डिफरेंस है थोड़ा-सा। शिफ्ट रजिस्टर में आपने याद रखना है सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर और कीबोर्ड एनकोडर, ये 2 इसके एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन जो हैं वो एक दफ़ा पहले देख लेते हैं। एप्लीकेशन, ये देखें, राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ एज ट्रिग्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें क्या थे, आप ज़रूरी नहीं है जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज लिखना ज़रूरी है, आपने जस्ट ये भी लिखना है तो काफ़ी है। सीक्वेंस डिटेक्टर पहला है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर दूसरा है, शिफ्ट रजिस्टर तीसरा है। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, बल्कि आया है स्टूडेंट्स को। तो अगर तो रिपीट होते हैं, आपका लक है तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ एज ट्रिग्ड जेके फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंस डिटेक्टर है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है और शिफ्ट रजिस्टर है। उसके बाद है राइट, ये थे जेके फ्लिप फ्लॉप के, और ये है डी फ्लिप फ्लॉप के। 3 एप्लीकेशन ऑफ एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है,
डाटा स्टोरेज यूजिंग डीफ्लॉप, सिंक्रोनाइजिंग और एसिंक्रोनाइजिंग इनपुट्स, पैरेलल डाटा ट्रांसफर। यहाँ पे पैरेलल डाटा ट्रांसफर हो रहा है। जब हम शिफ्ट रजिस्टर पढ़ के आ रहे हैं वो था आई थिंक सीरियल टू पैरेलल ट्रांसफर। तो ये आपने 3 हो गए। फोर्थ भी एप्लीकेशन वाला मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये चारों आपने याद कर लेने हैं, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। फोर्थ था एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर कौन से हैं? डाटा राउटिंग है, सेकंड पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन है, शिफ्ट रजिस्टर में था सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, और डी लैच में था पैरेलल पैरेलल कन्वर्जन, और यहाँ पे कौन सा है? पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। मल्टीप्लेक्सर में तीसरा है लॉजिक फंक्शन जनरेटर। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लेक्सर, एप्लीकेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, एप्लीकेशन ऑफ डी फ्लॉप्स और एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। ये चारों आपने अच्छे से देख लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम वहाँ पे अगेन शिफ्ट रजिस्टर से, जहाँ पे हमने एप्लीकेशंस को ढूँढना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद है हमारे पास मेमोरी टाइप्स। मेमोरी टाइप्स आपके पास 2 किस्म की होती हैं, रैम और रोम। आपको पता होगा पहले भी, लेकिन रैम के आगे एसरैम, डीरैम, और रोम के आगे पीरैम, ईपीरैम और रोम आ जाती है। वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आपसे मुश्किल है कि रैम रोम के बारे में क्वेश्चन है, और ज़्यादा आपको एस रैम डी रैम इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, या फिर जो रोम की हैं पी रैम, ई प्रोम और ई प्रोम, उसके बारे में पूछा जा सकता है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि स्मॉल होती है, मतलब एमबीज में होती है। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रैम एमबीज में होती है, और जो रोम है रैंडम रीड ओनली मेमोरी, वो जीबीज में होती है। रैम क्या चीज़ है? रैम अगर आप अपना मोबाइल देखें तो उसमें होता है 4 GB, और 64 GB का मोबाइल है आपका, तो उसमें रैम 4 GB है ना, मतलब छोटी है, तो वो रैम होती है। और जो आपकी मेमोरी होती है असल, जो 64 GB या 128 GB होती है, वो रोम होती है। अब रोम में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डाटा सेव होता है वो रोम में होता है। और रैम में क्या होता है, जो हम फंक्शन एट अ टाइम कर रहे होते हैं, मतलब लाइक हमने व्हाट्सएप ओपन किया है, उसको हमने बंद नहीं किया, और फेसबुक ओपन कर ली, और उसके बाद हमने कोई और चीज़ ओपन कर ली, तो वो सारी चीज़ें हमारी रैम में जा रही होती हैं। रैम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, और उसके जैसे मोबाइल हम बंद करते हैं, मोबाइल में वैसे ये नहीं होता, या मोबाइल को ऑफ़ करते हैं, हम ऑफ़ करेंगे तो उसमें से वो चीज़ें जो आपने ओपन की हुई थी वो उड़ जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगी, क्योंकि वो तब तक परफ़ॉर्म कर रही होती है जब तक सीपीयू उसको करंट सप्लाई मिल रही होती है। ये फ़ास्ट मेमोरी होती है देन रोम से फ़ास्ट मेमोरी होती है। और अगर हम रोम की बात करें, रोम नॉन वोलेटाइल है यहाँ पे, मतलब कि अगर हमारे पास मोबाइल ऑफ भी हो जाता है तो इसमें से डाटा गायब नहीं होता बल्कि स्टोर रहता है। ये परमानेंट मेमोरी है। आगे टाइप्स की बात करेंगे, रैम में एसरैम है और डीरैम है। एसरैम से मुराद है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डीरैम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैम में है डाटा रिमेन्स इन एसरैम एज लॉन्ग एज देयर इज़ पावर सप्लाई, और इसमें यूज़ फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, ये तो आपको पेपर में आया ना है कि ये एसरैम पावर सप्लाई तक रहता है। यूज़ फ्लिप फ्लॉप, इसमें कौन-सा यूज़ होता है? फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है। और डायनामिक रैम में कौन-सा यूज़ होता है? कैपेसिटर यूज़ होता है। आपको पता है कि इसमें थोड़े से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये एमसीक्यूज़ मैंने बाद में इसमें ऐड किया था, क्योंकि मैंने देखा एक जगह पे कि ऐसा एमसीक्यूज़ आया हुआ है, तो फिर मैंने ये चीज़ ढूँढ के ऐड की कि एसरैम में फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है और डायनामिक रैम में कैपेसिटर यूज़ होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। एसरैम हमारे पास ज़्यादा इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है अगेन, और डीरैम में क्या होता है, इसको अगर तो रिफ्रेश करते रहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका डाटा ये काम नहीं करेगी। इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि मैंने अभी जो बात की थी कि आप लोग मोबाइल में कोई भी चीज़ व्हाट्सएप या जो भी यूज़ करते रहते हैं, तो वो रैम में ओपन होती है, तो वो एसरैम में ओपन होती है। और अगर डीरैम की बात करें, तो हम कोई लाइव चीज़ देखते हैं, लाइक हमने कोई मैच देखा है, तो मैच हमेशा 2 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद उसका स्कोर चेंज होता रहता है, तो वो डीरैम मेमोरी है, क्योंकि एक किस्म की वो रिफ्रेश होती रहती है, तो वो डीरैम मेमोरी में स्टोर होती हैं ऐसी चीज़ें। अगर हम बात करें रोम की, पीरोम, ईप्रोम और ईईप्रोम, इसमें रोम में रीड ओनली मेमोरी से आपको पता चलता है कि हम इसको रीड कर सकते हैं, इसको लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। रोम में एक से पहले भी मेमोरी होती थी, उसको तो हम जस्ट उसको एक प्रोग्राम्ड बन कर दिया जाता था, मतलब उसमें जो लिख दिया जाता था उसको चेंज नहीं किया जा सकता था। उसके बाद जो पीरोम आती है, पीरोम में क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको एक दफ़ा प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब जब हम इसको परचेज़ करते हैं, ब्लैंक होती है, खाली होती है, प्रोग्रामर इसमें कुछ लिखता है, मतलब एक जो भी प्रोग्राम है वो टाइप कर देता है, उसके बाद उसको सेल करता है आगे, या किसी कंप्यूटर में या किसी मशीन में कहीं भी फिट कर देता है। उसके बाद ना उसको अरेज़ किया जा सकता है, ना उसको रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है। अच्छा, तो आगे ईप्रोम हमारे पास क्या है? ईप्रोम है
रेज़ेबल एंड प्रोग्रामेबल मेमोरी। पीरोम में क्या था, पीरोम में हम जस्ट एक दफ़ा प्रोग्राम करते थे और उसके बाद आप यूज़ करते थे, उसको ना इरेज़ किया जा सकता था, ना रीप्रोग्राम किया जा सकता था। यहाँ पे क्या है कि आप एक दफ़ा ब्लैंक लेंगे, उसके बाद इसको प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्रामर इसको प्रोग्राम करेगा, उसके बाद कहीं भी यूज़ होके अगेन इरेज़ भी हो सकती है, उसको अगेन इरेज़ करके फिर यूज़ किया जा सकता है। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड एंड रेज़्ड मैनी टाइम्स। आप इसको बार-बार इरेज़ करके प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो रोम होती है ना, इसमें इसके अंदर लाइक मैं आपको वॉशिंग मशीन की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसको एक काम कर कह दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, ये स्विच ऑन हो तो आपने चल पड़ना है, तो उसके अंदर एक प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है, वहाँ पे ये यूज़ होती है। इस तरह कंप्यूटर में भी यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पे इसका क्या काम होता है, मतलब इसमें एक प्रोग्राम फिट कर दिया है। आगे जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि पीरोम में वो यूज़ होती है जिसको आप अगेन यूज़ कर ही नहीं सकते, बस वो एक चीज़ के लिए बन गई है, उस तक ही रहेगी। ईपीरोम में क्या है, आप उसको मैन टाइम कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। और इसमें रेज़िंग डाटा करने के लिए कितना टाइम लगता है, तकरीबन 40 मिनट्स इसको लगते हैं एक दफ़ा रेज़ करने के लिए, तो यानी कि काफ़ी टाइम लगता है एक दफ़ा रेज़ करके फिर रीप्रोग्राम करना। इसके बाद आती है ईईप्रॉम। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली रेज़ेबल एंड पीरोम आगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा-सा फ़ास्ट होता है, मतलब आप इसको जितनी बार मर्ज़ी कर सकते हैं, 10,000 टाइम्स बार, 10,000 टाइम बार इसको आप अरेज़ भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। और ये टाइम कितना लेती है, 4 टू 10 मिलीसेकंड लेती है। और सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि आप जब पीरोम में तो आप सिर्फ़ एक दफ़ा कर सकते हैं, ईप्रोम में आप लोग मेनी टाइम तो कर सकते हैं, लेकिन फुल अरेज़ करनी है, फुल रीप्रोग्राम करनी है। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी जगह से, मतलब एक पूरा कोड इतना लिखा हुआ है आप लोगों ने, उस कोड में से इतनी सी जगह भी आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है आपने फुल फुल ही डिलीट करनी है या रेज़ करनी है, आप उसमें पार्टिकुलर चेंजिंग भी कर सकते हैं। ये ईप्रोम की ख़ुसूसियत है। तो यहाँ पे हमारा ईप्रोम खत्म होता है। हमारे पास है ग्रे कोड। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ग्रे कोड में क्या है, ग्रे कोड में आपसे पूछा जाएगा कि 1 को ग्रे कोड में क्या कहते हैं? अब अगर आप 1 को बाइनरी में देखें तो 1 को 1 ही कहेंगे, मतलब 2 इसका जवाब ही 1 आ जाता है। तो ये देखिए 0001 बाइनरी कोड में कहते हैं। और ग्रे कोड में क्या कहते हैं? ग्रे कोड में भी इसको 1 ही कहते हैं। अगर वो 3 का पूछ ले, 3 में ग्रे कोड में इसकी वैल्यू 10 है। और 3 को अगर हम बाइनरी कोड में करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या क्या आती है? 2 1 ज़ा 2 एंड 1, यहाँ पे 11 आ रही है। तो ग्रे कोड आपने इसी तरह याद कर लेना, ये आपके पेज नंबर 36 पे आपको मिल जाएगा। इसका जब मैंने एमसीक्यूज़ देखा था वो 8 वाला, ये एमसीक्यूज़ मुझे आया था 8 की पूछी गई थी, तो उसका जवाब ये था। मतलब ये ग्रे कोड आपने याद करना है, इसमें से भी आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहें या आप हैंडआउट से जाके करना चाहें, तो वो पेज नंबर 36 से आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, ये फ़ाइल भी आपको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग फ़ेसबुक ग्रुप जॉइन करके वहाँ से फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली, वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं इसको। बाकी हैंडआउट से करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये मैं आपको इसी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा और भी 3 एप्लीकेशंस और थी, जेके फ्लिप फ्लॉप की और डी फ्लिप फ्लॉप की, और उसके अलावा एक और थी आई थिंक शिफ्ट रजिस्टर की। वो तीनों 4 ही एप्लीकेशंस हैं। इनके ये भी आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है 7-4, ये भी एक मेन क्वेश्चन है। ये आगे ना इसके बाद मैं आपको एक पेपर स्टार्ट करवाऊँगा, जिसके तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन हैं, जो मैं आपको 3 नंबर वाले भी और 5 नंबर वाले करवाऊँगा। वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होंगी। इसलिए मैंने कहा मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ होने वाली हैं। ये क्या है, जैसे हम ऊपर टेबल करके आ रहे हैं ना, उसकी डायग्राम हमने देखी थी, उसमें 2 इनपुट होती थी और कहीं पे इनेबल की या फिर क्लिक की तीसरी इनपुट आ जाती थी। तो ये भी एक डायग्राम होगी जिसमें 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट होती है। 2 इनपुट्स कौन-सी है? ईएनपी और ईएनटी। ये आपको एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ईएनपी और ईएनटी 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट क्या होती है? आरसीओ। अच्छा, ये आपको डायग्राम में भी पूछा जाएगा, इसलिए आपने इसको याद कर लेना है। अभी देख लें, उसके बाद इसकी बात हमारी दोबारा होगी, क्योंकि जो आपको मैं सॉल्व पेपर कराऊँगा वहाँ पे पूरी पूरी डायग्राम आएगी। वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इनपुट ये कैसे देनी है और आरसीओ आउटपुट कहाँ पे आनी है, तो वो आगे भी बात होगी। अभी आप इसको वैसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन के बाद हमारा पेपर सॉल्व होना स्टार्ट होगा। एब्रीविएशन हमारे पास है जो कुछ, वो आपने ऐसे ही याद कर लेने हैं। आपको इनमें से एक आध भी पूछा जा सकता है। जीएएल जनरल अरे लॉजिक, और ओएलएमसी आउटपुट लॉजिक, माइक्रो सेल्स, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। अच्छा, ये भी एक मेन चीज़ है जो आपको पेपर में आ सकती है। ये वैसे तो मिड टर्म का
सिलेबस है। आपको पता होगा अगर 20% पेपर आपका मिड टर्म से भी आता है, तो कोई 7, 8 या 10 एमसीक्यूज़ आपको मिड टर्म से भी आ सकते हैं। ये मिड टर्म का है सिलेबस, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। ये मैं आपको मिड टर्म की वीडियो का भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें भी मैंने कुछ मेन चीज़ें की थी, जिनमें से तकरीबन 50% उस वीडियो से भी पेपर बन रहा है। मतलब उसमें एमसीक्यूज़ ही आ रहे हैं ज़्यादा। क्वेश्चन वगैरह तो शायद एक ही आएगा 3 नंबर का अगर आया तो, ज़्यादा उसमें से एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, तो वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पीएलए प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, पीएएल प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। रैम है वही जो हम पढ़ के आए हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसरैम में आ जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डीरैम में आ जाता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। फीफो और लीफो, ये फीफो और लिफो का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये भी आपको एमसीक्यूज के थ्रू पूछा जा सकता है, या फिर मे बी इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी आ जाए, तो ये भी आपने गौर से पढ़ लेना है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लिफो का होता है लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट। अगर इसकी हम बात करें, ये भी मैंने वैसे मिड टर्म वाली वीडियो में समझाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये वीडियो की ड्यूरेशन और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है एलयूटी, लुक अप टेबल। ये आपने एब्रीविएशन ऐसे याद कर लेने हैं, ताकि इसमें भी आपको आसानी हो, अगर इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आता है तो वो भी आपको कर सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जो सोल्व पेपर था उसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पेपर है सोल्व पेपर, जिसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास 5-6 क्वेश्चन सामने हैं। पहला क्वेश्चन था कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 392 इंटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। ये 3 मार्क्स का आया था। इसको हमने करना करना कैसे था, आपको पता होगा बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 392 को आप लोग स्टेप बाय स्टेप, 2 वन ज़ा 2 आ गया, और 96 जो रिमाइंडर बचता है वो इधर साइड पे लिखते जाना है, और एंड पे इसको नीचे से ऊपर की तरफ ये इसका जवाब था। मतलब ये आपने हर स्टेप के साथ सोल्व करना होता है। जब आपको 3 मार्क्स का आता है तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ये साथ भी मेंशन था, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा था। राइट डाउन ऑल स्टेप्स। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए फिर तो आपने डायरेक्ट जवाब ही लिखना होता है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है राइट डाउन ऑल स्टेप्स, तो फिर ऑल स्टेप करने हैं, और 3 मार्क्स का होता है इसलिए ऑल स्टेप करने होते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला था। अ, ये क्वेश्चन पेपर में ये वाला आया था। इसके साथ मिलती-जुलती एक डायग्राम और थी, वो भी फिर मैंने यहाँ पे लिख दी थी। अच्छा, जो डायग्राम थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट सिंक्रोनस काउंटर्स की। अब इसमें क्या करना है, ये भी बल्कि क्वेश्चन आज मुझे आ चुका है। मतलब ये मुझे आया है आज, कल पेपर मेरा हुआ है। कल मुझे ये क्वेश्चन किस तरह से आया है, ये उन्होंने सारा दिया हुआ था, D0 से लेके D3 तक, Q0 से लेके Q3 तक, आरसीओ आउटपुट भी थी। मैंने लास्ट टाइम आपको जो बताया है, इन ईएनपी और ईएनटी, ये दोनों मैंने बताया था, 2 इनपुट होती हैं और 1 आउटपुट होती है। वहीं पे साथ इसने 2 और इनपुट्स और तीसरी ये इनपुट्स, 5 इनपुट्स। मुझे ये किस तरह आया था, यहाँ पे ए लिखा हुआ था, यहाँ पे बी, सी, डी, ई, यहाँ तक ई तक लिखा हुआ था, और ये सारी चीज़ें गायब थी, मतलब ये वहाँ पे नहीं थे। तो उन्होंने कहा है कि ये स्टेप्स लिखें। ये मुझे 5 मार्क्स का पेपर आया है, जिसमें मैंने ए की जगह सीएलआर, बी की जगह एलओएडी लोड, इंट ईएनपी, सीएल के, ये सिर्फ 5 वर्ड लिखने थे, और 5 मार्क्स का पेपर था। तो ये डायग्राम आपको, मेरा नहीं ख्याल कोई भी डायग्राम आपको फुल बनानी आएगी। आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ रहे हैं पेपर में, वो इसी तरह की आ रही हैं कि आपने कोई भी डायग्राम है इसको फिल करना होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है आपसे भी ये चीज़ पूछी जाए, आपसे ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि इसकी आउटपुट कौन-सी है। तो आपने इसको अपने ज़हन में रखना है, बनानी भी सीख लेनी है, लेकिन जिस तरह आपसे पूछा जाए उतना आपने जवाब दे देना है। ये बेसिकली 74 HC 163, ये 74 HC 163 4 बिट सिंक्रोनस की डायग्राम है। इसके स्टेप्स इन्होंने साथ बताए हुए हैं कि पहले पैरेलल डाटा इनपुट है, D0, D1, D2, D3, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पैरेलल है। उसके बाद है डाटा आउटपुट, आउटपुट कौन-सी है, ये डाटा आउटपुट्स हैं। अच्छा, उसके बाद लो इनपुट कौन-सी है, ये 2 पहले वाली लो इनपुट्स हो गई। उसके बाद हाई इनपुट। अच्छा, ये चीज़ भी याद रखिएगा कि सीएलआर और लोड, ये लो इनपुट्स हैं, और जो ईएनटी, ईएनपी है, ये हाई इनपुट्स हैं, और एक और आउटपुट है जो आरसीओ है। ये आप स्टेप्स भी याद करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ जो आपने डायग्राम को देखना है, समझना है, याद रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है कि मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में आया था जिसमें ये पाँचों लिखने थे, आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। एक और डायग्राम है, उसमें उन्होंने पूछा था, ये देखें, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है, इंटीग्रेटेड सर्किट काउंटर्स विद, ये आई थिंक 3 नंबर का था, अब मुझे याद नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कितने मार्क्स का था।
इसमें उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे कौन-सा सर्किट यूज़ होगा। मतलब ये एक दायरा था और यहाँ पे ये सर्किट नहीं यूज़ हुआ था। अब हमें पता होना चाहिए ये सर्किट कौन-सा है, ये नॉर गेट का सर्किट है। ये नॉर गेट का सर्किट है, तो इसका जवाब जस्ट इतना लिखना था कि ये नॉर गेट यूज़ हुआ है यहाँ पे या यूज़ होगा। बाकी सारी डायग्राम बनी हुई थी, सिर्फ़ एक नॉर गेट बताना था, ये शायद 3 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, ज़ाहिर-सी बात है। लॉन्ग क्वेश्चन में या 3 नंबर का है या 5 नंबर का है और ये आपने नॉर गेट बताना था कि यहाँ पे नॉर गेट यूज़ हुआ है। बाकी सारी उन्होंने दी हुई थी, जस्ट ये बताना था कि यहाँ पे ये खाली छोड़ी हुई थी और यहाँ पे कौन-सा सर्किट यूज़ हुआ है या फिर क्या यूज़ हुआ है, ये उनको बताना था। तो इसको भी देख लें, ये है एज़ मोड 7 काउंटर। अच्छा, आपको जब भी पेपर आता है, पेपर में आपको ये लाइन ज़रूरी बताई जाती है कि ये डायग्राम कौन-सी है। मतलब आपको डायग्राम का नेम बताया जाता है कि ये एज़ मोड 7 काउंटर है, इसमें क्या चीज़ यूज़ होगी। या फिर अगर लास्ट जो हमने डायग्राम किया, उसमें भी जो भी डायग्राम का नेम था, वो आपको बताया जाएगा। 4 बिट सिंक्रोनस है, इसमें यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी, ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करें। तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अगली बार भी ये इसी के बारे में पूछा जाए कि कौन-सा गेट यूज़ हुआ है, सर्किट यूज़ हुआ है। आपको यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में भी पूछा जा सकता है या मेबी ये जो लोड नॉर्मल लिखा हुआ है, ये 1/0 ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो आपने इस डायग्राम को भी देख लेना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द गेट व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन रेड बॉक्स टू कॉन्फिगर मोड 7। ये आई थिंक ये इसका जो पेपर में क्वेश्चन था वो ये था, नेम द गेट। ये क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लें, नेम द गेट विच कैन बी प्लेस्ड इन रेड बॉक्स। रेड बॉक्स, अच्छा मुझे जो एबीसी वाला क्वेश्चन था वो भी ABCDE रेड कलर में लिखी हुई थी। तो यहाँ पे जो बॉक्स ये मैं बता रहा हूँ गोल दायरा, ये रेड का बना होगा आपके पास। बॉक्स टू कॉन्फ़िगर 74H, ये देखिए ये एज मॉडिफायर ये क्वेश्चन है और तीन तीन मार्क्स का था। इसका जवाब कौन सा है? इसका जवाब वही जो हम ऊपर करके हैं, इसका क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा हुआ था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा या कुछ और भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन था जिसका जवाब हमने ऊपर देखा है। नेक्स्ट है, ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है क्योंकि शायद शॉर्ट है, इसलिए आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज़ ऑलवेज़ क्या होती है? अगर ये आपको दी जाए डायग्राम, अब इसमें इनपुट कौन-सी है? इनपुट ए है और आउटपुट वाई की जगह उन्होंने बताया कि क्या होगी? उन्होंने पूछा है कि अगर ये सर्किट यूज़ करते हैं तो आउटपुट क्या होगी? आउटपुट भी हमारे पास ए रहेगी। अगर यहाँ पे बी होता तो फिर आउटपुट भी बी रहनी थी, मतलब सेम रहेगी। ये आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है। बाकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो आपका लक है। नेक्स्ट है केवमैन निब्बल्स। ये केवमैन नंबर्स हैं। ये मैं पेज 11 पे है, आपको बाद में बताता हूँ। केवमैन भी जस्ट कुछ नंबर्स हैं आई थिंक 30 तक, तो वो भी उनके सिंबल्स याद करने हैं आपने, वो आप पेज 11 पे खुद भी जाके देख सकते हैं, उसको थोड़ा सर्च करें। केवमैन के भी कुछ एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये हम कर चुके हैं आई थिंक, ये भी क्वेश्चन था एक 3 मार्क्स का था आई थिंक। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ। एप्लीकेशन ऑफ एज ट्रिगर डी फ्लॉप और एप्लीकेशन ऑफ एज ट्रिगर जेके फ्लॉप्स। इसके बाद है क्वेश्चन ड्रा अ मॉडल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फीफो बफर यूजिंग रैम। अब यहाँ पे मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ये पूरा बनाना था, मतलब इसमें ये क्वेश्चन था हमारे पास और ये डायग्राम पूरी बनानी थी, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था। जैसा कि हमने देखी है लास्ट डायग्राम्स हमारे पास दी होती थी, उनमें से कुछ हिस्सा रखना था, लेकिन यहाँ पे फुल आपने खुद ड्रा करना था। अब ये याद रखिएगा, फीफो बफर है, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है किस पे? फीफो बफर यूजिंग रैम। अब ये कौन से होते हैं? आपने सिंपल एक बना लेनी है, डिब्बे से बना लेने हैं और उसमें लोकेशन नीचे से ऊपर की तरफ 0 से 7 तक कर देनी है और बफर आउटपुट में जो भी रजिस्टर आपका एड्रेस होगा, हम पीछे करके आए हैं मेमोरी में, जहाँ पे हमने राइट और रीड और राइट वाला कंसेप्ट क्लियर किया था। वहाँ पे जो एड्रेस बफर था हमारे पास, वहाँ पे जो भी एड्रेस होता था हमने उस एड्रेस पे चीज़ रखनी होती थी उस मेमोरी में। तो यहाँ पे भी वही आप अगर लागू करें उसको, अगर आपने समझा था, तो ऊपर वाला है एड्रेस रजिस्टर और नीचे वाला भी एड्रेस, दोनों एड्रेस रजिस्टर हैं। यहाँ पे अगर 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 वाली जगह पे ही आपको वैल्यू रखनी होगी। तो जो भी आप लिखेंगे, अगर यहाँ पे 6 लिखते हैं तो इसको 6 की तरफ कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हमारी बुक पे 5 है तो आप 5 ही रखिएगा और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। नीचे वाले जो इनपुट रजिस्टर है, रेस्ट रजिस्टर, वहाँ पे 3 लिखा है तो इसको 3 के साथ कन्वर्ट कर देना है और दरमियान में ये हैंडआउट्स में 731 लिखा हुआ था तो मैंने 731 ही लिख दिया। इसको याद सिंपल आपने ऐसे करना है कि नीचे से ऊपर की तरफ आपने लोकेशंस देनी है 0 से 7 की तक और नीचे से ऊपर की तरफ ही एड्रेस रखना है, लाइक पहले इनपुट देनी है और फिर आउटपुट। इनपुट में 3 रखना है, आउटपुट में 5 रखना है और 731 याद कर लीजिएगा। ये एज़ इट इज़ आपको पेपर में आ सकती है, ये आपका क्वेश्चन है, इस लिहाज से ये पेपर में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास ये आई थिंक पेपर में नहीं आया था, वैसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, रिलेटेड डायग्राम। ये आई थिंक मेमोरी वाली डायग्राम पेपर में आई थी, उस लिहाज से मैंने ये भी साथ लिख दी होगी। इसमें क्या है, आपको डायग्राम बनानी है जिसमें फीफो मेमोरी कनेक्टिंग टू डिवाइस, जिसमें टू डिवाइस कैसे कनेक्ट किए जाएँ। आपको ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आपका एक फ्रेंड है यहाँ पे और दूसरा फ्रेंड है, उन दोनों को आपने कनेक्ट करना है डिवाइसेज़ में थ्रू फीफो मेमोरी। फीफो मेमोरी का नाम आएगा तो आप ये वाली कर सकते हैं। हमने राइट डाटा और रीड डाटा वाला कांसेप्ट पढ़ा होगा। आई थिंक पहले रीड डाटा था, यहाँ पे मे भी गलती हुई हो, पहले रीड डाटा आता है। अच्छा, मैंने अभी कंफर्म किया है हैंडआउट से, यहाँ पे राइट डाटा ही है। जो हमने पढ़ा था ना मेमोरी एड्रेस, वहाँ पे पहले रीड डाटा है और उसके बाद राइट डाटा है। लेकिन जब आप इस फीफो मेमोरी कनेक्टिंग टू डिवाइसेस वाली डायग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे पहले राइट डाटा आएगा। आपने एक डिवाइस ए बना लेनी है, डिवाइस बी बना लेनी है, एक राइट डाटा करेगी, दूसरी रीड डाटा, और दरमियान में वही फीफो मेमोरी। पहले हमने मेमोरी कुछ इस टाइप में बनाई थी, इस दफ़ा आप थोड़ी रेक्टेंगल टाइप बना लीजिएगा, और इधर से इनपुट आ रही है, इधर से आउटपुट जा रही है। ये एज़ इट इज़ याद कर लें अपनी डायग्राम, ये भी पेपर में इसी तरह से पूछी जा सकती है। एक नज़र हम इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। राइटिंग एंड रीडिंग मुश्किल है ये आए, लेकिन ये क्योंकि साथ मिली मुझे तो मैंने ये भी लिख दी। इधर से इनपुट हो रही है, इधर से आउटपुट है, और ये राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग चलता रहेगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पेपर में आया था। राइट द इस टाइप। अब इस टाइप वर्ड याद रखिएगा, स्टेटमेंट व्हिच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एक्टिव हाई और अचीव लो आउटपुट। अच्छा, ये जो ये पेपर में क्वेश्चन आया था एक्टिव हाई और लो आउटपुट वाला, इसके साथ ही एक मिलता-जुलता क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें था डिक्लेयर एन इनपुट एज़ रजिस्टर, तो मैंने वो भी साथ लिख दिया है। अगर पेपर में आपको ज़रूरी नहीं है एक्टिव लो आउटपुट वाला ही पूछा जाए, हाई और एक्टिव लो में भी आपके पास इनपुट और रजिस्टर भी पूछा जा सके, तो इनकी स्टेटमेंट्स को थोड़ा याद रखिएगा। जो तो हमारे पास है एक्टिव हाई और एक्टिव लो वाले, उसमें क्या है आउटपुट, उसमें है एक्स पिन 22, इस टाइप लिखना है। आगे रजिस्टर डॉट बफर, ये आपके सामने है स्टेटमेंट। और सेकंड वन इज़ जेड पिन 20, इस टाइप आगे कोमा के अंदर लिखना है रजिस्टर डॉट इन्वर्ट। ये हो गई आपकी एक्टिव हाई और एक्टिव लो का आंसर। ये 3 मार्क्स का था जिसमें आपने सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है। इसको आप कैसे भी याद कर सकते हैं। और जो इसका रिलेटेड क्वेश्चन है, मे बी आपसे ये पूछा जा सके, जिसमें है डिक्लेयर एन इनपुट एज रजिस्टर। अब यहाँ पे एक्स यूज़ हुआ है, यहाँ पे जी यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ हुआ है। एक्स वाला तो सेम वैसे ही आ जाएगा, एक्स पिन 20 इस टाइप, बस यहाँ पे है थोड़ा-सा कि वहाँ पे रजिस्टर डॉट बफर था, यहाँ पे आपने जस्ट रजिस्टर लिखना है। और दूसरा वाई है, वाई पिन 23 है। वाई पिन 23 है इस टाइप, और आगे कोमा में, डबल कोमा में कॉम लिख देना है आपने जस्ट। ये भी मैंने हैंडआउट से उठाई थी, तो ये 2 क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, इनमें से आपको कोई भी आ सकता है। ये मुझे क्वेश्चन आया था पेपर में, और बाकी ये इसके साथ मिलता-जुलता था, तो ये भी मैंने साथ ही लिख दिया है, ताकि अगर पेपर में आपको सेकंड क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको लिख सकें। नेक्स्ट है, ये एक बहुत ही मेन डायग्राम है जिसको स्टेट डायग्राम कहते हैं। ये पेपर में भी आई थी मुझे, और उसके अलावा इसका टेबल नहीं आया था मुझे पेपर में, लेकिन मैं टेबल भी साथ करवा दूँगा क्योंकि वो भी ईज़ी है। अगर आप ये डायग्राम को समझेंगे तो आप टेबल को भी ईज़िली समझ सकते हैं, और टेबल है भी बहुत ईज़ी, मतलब आप ईज़िली कर भी लेंगे उसको। और स्टेट, इसके डायग्राम, इसका टेबल, ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये डायग्राम आपने बनानी कैसे है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, ड्रा द स्टेट डायग्राम ऑफ अ 3 बिट अप डाउन काउंटर, यूज एन एक्सटर्नल इनपुट x व्हेन x सेट्स टू लॉजिक 1। अब x उसने कहा है कि सेट है लॉजिक 1 से, द काउंटर काउंट्स डाउनवर्ड अदरवाइज अपवर्ड। 3 बिट अप डाउन, यूज एन एक्सटर्नल इनपुट x व्हेन सेट इज टू लॉजिक। इसके अब पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक ड्रा कर लेना है जिसमें हम 3 ज़ीरो लिखेंगे, 0, 0 एंड 0। अब इसके बाद एक्स ऊपर 0 है ना, जब ये देखें एक्स 0 लिखा हुआ है, उसके बाद आपने इधर एक एरो लगानी है, और एक-एक एरो लगाते जाना है, और साथ-साथ एक 1 का इज़ाफ़ा करते जाना है। यहाँ पे 0, 0, 0 है, यहाँ पे 0, 0, 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट 0, 10 आ जाएगा, फिर 0, 11 आ जाएगा, और फिर 100। एक दफ़ा फिर इधर देखें, यहाँ पे क्या है 1, 10, 11। सिर्फ़ एक चीज़ आपने यही याद रखनी है कि 0 है, 1, 10, 11 और आगे 100 है। उसके बाद अगर इधर देखें, अगर आप इस 1 को हटा दें तो सेम वही आउटपुट है। मतलब इधर अगर आपने 1 यूज़ किया था 001, यहाँ पे 101 आ गया, क्योंकि 100 के बाद शुरू हो रहा है ना, तो 101 आ गया। इधर आपने 010 यूज़ किया था, इधर 110 आ गया। अगर इधर आपने 011 यूज़ किया था, इधर 111 आ गया। मतलब 0 से लेके 100 तक अगर आप याद कर लेते हैं इज़िली, ऊपर 00 है, नीचे 100 है, और साइडों पे सिर्फ़ 3-3 आउटपुट्स हैं,
वो किस तरह से है 001, 010, 011, 1, 10, 11। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है। एज इट इज़ इधर है 1 है, 10 है और 11 है, लेकिन इनके साथ 1 का इजाफा कर दिया गया, 101 और 110 और 111। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसकी, इसको आपने ऊपर x इज इक्वल टू 0 देना है और नीचे x इज इक्वल 1 जस्ट लिख देना है एक दफ़ा 0 और 1, और उसके बाद ये आप लगा देंगे, इसको क्या कहते हैं, एरोस लगा देंगे। ये आप अगर मैं आपको दिखाऊं हैंडआउट से, अगर आपको इधर से समझ नहीं आ रही तो हैंडआउट से एक दफ़ा देख लेते हैं। स्टेट डायग्राम, ये देखिए हमारे पास इधर स्टेट डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर उधर समझ नहीं आ रही थी तो आप इसको इसी तरह चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर खुद हैंडआउट से जाके देख लें। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि आप वहाँ पे लिखिएगा फिगर 28.0, तो आप लोग इसको इजीली ढूंढ पाएंगे। उसके बाद इसकी टेबल की बात करते हैं। टेबल इसका बहुत ईजी है, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है ना 001 और 001। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, एरो हम लेके जा रहे हैं ना, तो ये इसकी एक दफ़ा करंट स्टेट है, मतलब 00 करंट स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी है 001, और प्रीवियस स्टेट कौन सी है 111। सेम ऐसे ही है, करंट स्टेट 000, ये देखिए करंट स्टेट 000, ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है जिसको करंट स्टेट कहते हैं, ये 000 है। और नेक्स्ट स्टेट कौन सी थी 001 थी, और प्रीवियस स्टेट कौन सी थी, ये मिस्टेक है यहाँ पे प्रीवियस स्टेट आएगा, प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट क्या थी हमारी 111। अच्छा प्रीवियस स्टेट 11 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये करंट वैल्यू हो गई 001, हमारी करंट वैल्यू इस वक्त 001। तो ये देखें 001 हमारी करंट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू 010 है, और इस दफ़ा प्रीवियस वैल्यू कौन सी है 000 है। ज़ाहिर सी बात है जब हमारे पास ये करंट होगी तो इससे प्रीवियस वाली ये जो इधर जा रही है हमारी एरो, तो वो 000 है। नेक्स्ट इसी तरह अगर हमारी करंट वैल्यू आगे हमारी कौन सी आ गई, ये वाली हमेशा करंट होती रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट है तो नेक्स्ट टाइम वो करंट हो जाएगी, और करंट ये वाली करंट होगी तो उससे फिर नेक्स्ट वाली कौन सी होगी वो हमें खुद बनानी पड़ेगी, जो कि 011 है। जैसे आप अगर डायग्राम याद कर ले या फिर एक टेबल याद कर ले, इन दोनों में से एक चीज़ मेरे ख्याल में डायग्राम याद करनी ईजी है, तो आप लोग ईजिली टेबल भी याद कर सकते हैं। प्रेजेंट कौन सी है, हर बार ये ऊपर वाली प्रेजेंट आ जाएगी, प्रेजेंट में आ जाएगी, प्रेजेंट में आ जाएगी, प्रेजेंट में आ जाएगी। जस्ट आपको नेक्स्ट स्टेट याद करनी है। अगर आप नेक्स्ट स्टेट याद कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने इजीली आपको बताया है कि 001 है, सेकंड टाइम 001 है, 010 है, 011 है, और उसके बाद 100, 101 है, 110 है, 111 है। ये आप नेक्स्ट डेट याद कर लेते हैं, तो यहाँ पे वही नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। प्रीवियस तो फिर आपको पता ही है कि जो यहाँ पे यूज़ हुई है वो प्रीवियस होगी, फिर ये अगले की प्रीवियस होगी, ये अगले की प्रीवियस होगी, तो वो आप लोग प्रीवियस याद कर सकते हैं इजीली। जस्ट नेक्स्ट करना है तो आपका ये टेबल भी कवर हो जाएगा। उसके बाद ये हम आई थिंक कर चुके हैं, ये टेबल हमने सारे कर लिए थे। ये टेबल अगर आपने याद करना है तो ये 28.5 टेबल है, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। पेज नंबर इसका 302 है, ये भी आप इजीली यहाँ से आके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपको मैं बताता चलूँ, आपको इसी चैनल पे अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो CS302, 101, 504, 301, 201, 401, CS601, PHY 101, MGT 211, इन सब के फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं लिंक की बात करता हूँ, एक मेरे पास लिंक पड़ा है, उसका भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। इसमें आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं खुद ही आके, मतलब आपको अगर CS101 का ग्रुप चाहिए, 1 से लेके आपको CS610 तक, ये 100 ग्रुप्स, 100 प्लस ग्रुप्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, उनके लिंक्स दिए हुए हैं, आप इजीली उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा सीसो अकेडमी का, डिजी स्किल्स का, रिमाइंडर फॉर बिलीवर्स, ये थोड़ा इस्लामिक के हवाले से ग्रुप्स था हमारे पास, तो काफ़ी सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लाइक डिजी स्किल की किसी वीडियो की, या फिर यहाँ पे ऑफिशियल कुछ आप किसी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स वगैरह होते हैं, कोई भी आपका कोर्स है, उसका आप फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, एकेडमिक कैलेंडर, आप कोई भी डेट देखना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपकी मिड टर्म का रिज़ल्ट कब आएगा या फाइनल टर्म का रिज़ल्ट कब आएगा, तो ये वीयू के ऑफिशियल पेज है। अगर आप वीयू के ऑफिशियल पेज से बुक शॉप से बुक्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये उसका लिंक दिया हुआ है, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें तो आप पहुँच जाएँगे उस पे। नेक्स्ट है आपके पास कुछ मैंने ड्राइव्स भी दी हुई हैं। इस इसमें आपको 4000 प्लस पीडीएफ फाइल्स मिल जाएँगी। इसके अलावा भी इंशाल्लाह मैं और भी अपलोड कर दूँगा। इसमें बीएस ज़ूलॉजी की आपको फाइल्स मिल जाएँगी। ये मॉस पास्ट पेपर्स, ये भी एक ड्राइव है,
मुझे इस तरह का जो भी डाटा मिलता है उसके लिंक्स मैं यहाँ पे इकट्ठे कर देता हूँ, तो मतलब आपको इस पेज पे एक्सेस करने के बाद काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो स्टार यूएमएल जो कि 504 सब्जेक्ट्स वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन, जीबी व्हाट्सएप का, इसके अलावा काफ़ी मतलब की चीज़ें मैंने चीज़ों के लिंक यहाँ पे रखे हुए हैं। आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं इस इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारे पास ये भी हो चुका है। एब्रिविएशंस भी आपने देख लिए होंगे, वो अब फ़ाइल भी आपको इंशाल्लाह लिंक में मिल जाएगी। अगर हम बात करें मिड टर्म से क्या पेपर आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि 20% आपका पेपर मिड टर्म से बन के आ रहा है, तो मुझे जो एमसीक्यू से ज़्यादातर मुझे कोई लॉन्ग क्वेश्चन शायद 3 नंबर का एक आया था, वो एबल नोटेशन के हवाले से शायद, या फिर एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह कोई एक क्वेश्चन मुझे 3 नंबर का आया था, बाकी मुझे ज़्यादातर एमसीक्यूज़ ही आए थे। अब मेन टॉपिक्स जो आपने मिड टर्म से याद करने हैं वो है एसओपी, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, अच्छा मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशंस है ये भी मेरे ख्याल में मिड टर्म का है और ये भी मुझे 3 नंबर का आया था, तो ये भी आपने याद करना है। लॉज़ के एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ है या कौन-सा लॉ है, इसमें मेरे ख्याल में डिमॉर्गन्स लॉ या इस तरह के 6-7 लॉज़ हैं, वो भी आ सकते हैं पेपर में। इसके लिए भी मैं एक वीडियो मैंने मिड टर्म में बनाई थी, उनमें ये सारी चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की हुई हैं। ये अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ आप लोग बुक से इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, बेसिक गेट्स पढ़ लीजिएगा, एबल नोटेशन, मिन टर्म में मैक्स टर्म, इन सब से मुझे एमसीक्यूज़ आए थे, इसलिए मैं आपको प्रेफ़र कर रहा हूँ कि ये भी एक दफ़ा टॉपिक्स ज़रूर देख लीजिएगा। इनमें से आपको एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, 20% पेपर आपका वाक़ई ही इनमें से बन के आ रहा है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। होप आपको इस वीडियो का फ़ायदा भी हो, बाकी आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कितना पेपर आता है। मैंने अपनी तरफ से जितनी मेन चीज़ें थी उनको कांसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश की है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको अपने नेक्स्ट स्टूडेंट्स तक शेयर करें और जब आप पेपर देते हैं तो उसके बाद आके कमेंट्स में बताया भी करें कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, आपका पेपर इस वीडियो में कितना आया और इसके अलावा कितना आया। मतलब अगर बाहर से कोई क्वेश्चन्स आते हैं तो उनको कमेंट में बता दिया करें ताकि कोई नेक्स्ट स्टूडेंट इस वीडियो पे आता है तो वो थोड़ा-सा उन टॉपिक्स को भी देख ले जो पेपर आपको आया था, क्योंकि पेपर डिफरेंट भी हो जाता है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।